नमस्कार दोस्तों। कहानी की नायिका जब अपने चाचा जी के छोड़कर जाने के बाद पति के घर पहुंची तब उसने क्या देखा, चलिए सुनते हैं आगे की कहानी। मैं जिस सांघातिक अपमान को झेलने पति गृह की घंटी बजा स्वयं अपने दुर्भाग्य को न्योत रही थी, वह मामा शायद जान गए थे। पहले किसी ने प्रत्युत्तर नहीं दिया। मैंने दोबारा बटन दबाया और भीतर से तीखे नारी कंठ का चिड़चिड़ा स्वर आया। कौन? मैं अपना किस नाम से परिचय दूं? सोच ही रही थी कि द्वार खुल गया। मेरे सन्मुख एक श्वेत वसना युवती खड़ी थी। साधारण लंबोतरा चेहरा, सफ़ेद स्कर्ट, वैसा ही कार्डिगन, अधरों पर गहरी लालिमा, सुनहरे केश, गहन नीली आंखें और तोते सी किंचित मुड़ी नाक। सूर्य समुद्र में कब की डुबकी लगा चुका था, पर दिन अभी भी शेष था। जितने ही आश्चर्य से मैं उसे देख रही थी, उतने ही अचरज से वह मुझे घूर रही थी। किससे मिलना है? मेरे पति से? जी नहीं। मैं वाक्य पूरा भी नहीं कर पाई कि वह मुझे भीतर खींच ले गई। बड़े संभ्रम से उसने मेरे हाथ का सूटकेस थाम लिया। कमरा इतना प्रशस्त था कि एक साथ 10-12 लोग भी आ जाएं तो भीड़ न लगे। एक कुर्सी पर एक बूढ़ा अंग्रेज बैठा था। मेरे पिता, उसने परिचय दिया। साथ ही उसके पिता संभ्रम उठकर ऐसी आत्मीयता से मेरा हाथ पकड़कर हिलाने लगे जैसे मैं कोई अनजान अतिथि न होकर उनकी पूर्व परिचिता निकटस्थ आत्मीया हूँ। मेरे पति बाहर गए हैं, अभी आते ही होंगे। आप भारत से आई हैं? उसने मेरे सूटकेस को ऐसी दृष्टि से देखा जैसे समझ गई हो मैं वहाँ रहने आई हूँ। एक पल को उसके चेहरे की कमनीयता, उसी अनभिज्ञता ने विलुप्त कर दी। आपने अपने आने की कोई सूचना नहीं दी। क्षमा कीजिएगा, पर क्या आप मेरे पति की कोई निकटस्थ आत्मीया हैं? मेरी अपदस्थता शायद उसने भांप ली थी और उसी क्षण अपनी चतुर जाति की जन्मजात शिष्टाचारिता का पासा फेंक हंसकर बोली, आश्चर्य है, आज तक सुधीर ने मुझसे कभी तुम जैसी सुंदर आत्मीया की चर्चा भी नहीं की। फिर बाल सुलभ कौतूहल से उसने अनजाने में ही मेरे आगे आ गई चोटी को हाथ में लेकर पूछा, क्षमा कीजिएगा, पर ये क्या आपके असली बाल हैं? कभी प्रशंसापूर्ण दृष्टि से वह मेरी चोटी, कभी साड़ी के आंचल और कभी कमर में खुसे चांदी के चाबी के गुच्छे को देखने लगी। मामा ने कहीं मुझे गलती से किसी दूसरे अनजान ग्रह में तो नहीं भेज दिया? क्षमा करें, मैंने साहस कर पूछ ही लिया। यहाँ सहसा घंटी बजी और मेरे अधूरे प्रश्न को अधूरा ही छोड़ वह उठ गई। सुधीर, देखो तुम्हारी अतिथि कब से तुम्हारी प्रतीक्षा में बैठी हैं। मुझे देखते ही सुधीर का चेहरा फक पड़ गया। मैं आज शब्दों में उस सफ़ेद चेहरे को नहीं बांध सकती, पर मुझे एक पल को लगा उसके रक्त शून्य चेहरे की आंखें मुर्दे स्थित आंखें बन गई थीं। फिर एक पल में उसने जन्मजात अभिनेता की भांति बड़े लाड़ से लपक कर मेरे दोनों हाथ थाम लिए। उस स्पर्श के साथ ही अब तक अवचेतन में सोई सहस्त्र रस सिक्त स्मृतियों ने मेरा सर्वांग सेहरा दिया। मुझे लगा उसने मेरे दोनों हाथ ही नहीं थामे, मुझे गोद में उठाकर तेजी से चक्राकार घुमा मुझे फिर जमीन पर छोड़ दिया है। फिलिस, यह मेरे सगे चाचा की लड़की है। क्यों, तुमने लिखा भी नहीं तुम आ रही हो? अंग्रेजी ही में वह मुझसे व्यर्थ मिथ्या कैफियत मांगे जा रहा था। मीट माई कज़न डैडी। वह कुर्सी पर बैठे वृद्ध की ओर मुड़ा। एक पल को एयरपोर्ट पर खड़े अपने वृद्ध पिता की दुर्बल देह की स्मृति मुझे पागल बना गई। मुझे विदा दे रहा दूर से हिलता उनका दुबला हाथ फिर किसी शून्य अंतरिक्ष से हिलता मुझे विह्वल कर उठा। मेरे तमतमाए चेहरे को देखकर एक क्षण को वह अप्रस्तुत हुआ, फिर उसी निर्लज्ज स्वाभाविकता से बोला, फिलिस, तुम चाय बना लाओ, बेचारी थक गई होगी। मैं तब तक अखबार ले आऊं। आप भी चलेंगे डैडी? अब मुझे लगता है वह मुझे जानबूझकर ही अकेली छोड़ गया, जिससे सब कुछ देख सुन मैं सुअवसर पाते ही भाग निकलूं। फिलिस ने बड़े दुलार से मेरा हाथ थाम कर कहा,
मेरे पति के ऐसे घर आए अतिथि को छोड़ अखबार लेने जानने का बुरा ना मानना। डैडी के साथ ठीक इसी समय अखबार लाने का उनका नियम सा बन गया है। तुम बैठो, मैं चाय ले आती हूँ। मुझे जैसे किसी ने कील से ज़मीन में गाड़ दिया था। शरीर के साथ साथ शायद मेरा दिमाग भी अवश हो गया था। हाथ में ट्रे लेकर वह फिर मुस्कुराकर कहने लगी, सुधीर का स्वभाव ही ऐसा फक्कड़ है कि डैडी उसे इंडियन फ़कीर कहकर पुकारते हैं। उस इंडियन फ़कीर के फक्कड़ स्वभाव की अलमस्ती का क्या मैं यथेष्ट परिचय नहीं पा चुकी थी? पर शायद ठीक ही नाम धरा था फिलिस के डैडी ने। सांप और फ़कीर का क्या एक घर होता है? तुम अगर बुरा न मानो तो मैं अधूरे सूप को पूरा कराऊं? मैंने सिर हिला दिया। उस अधूरे सूप ने ही मुझे उबार लिया था। मुझे फिर अपना निर्णय लेने में एक पल का भी विलंब नहीं हुआ। सूटकेस थामकर मैं चुपचाप बाहर निकल आई। अब अपना इतना बड़ा अपमान लेकर मैं मामा के पास नहीं जाऊंगी। कैसी मूर्ख हो तुम? यहीं पर मैंने उस शांत सहिष्णु ललिता को झकझोर कर रख दिया था। इतने बड़े अन्याय को तुमने चुपचाप सह लिया। करती क्या मौसी? उसका उत्तर मुझे निरुत्तर कर गया। उस अनजान बस्ती में एक भद्दा नाटक ही तो प्रस्तुत कर सकती थी मैं। किस गवाह को मैं वहां खड़ा कर सकती थी? क्या प्रमाण दे सकती थी कि मैं उसकी पत्नी हूं? कौन विश्वास करता मेरी बातों का? और फिर मान लीजिए मैं चीख चिल्ला कर प्रमाण जुटा, कानूनी बैसाखियां टेक अपने पति को पा भी लेती, तो वह क्षण मेरी विजय का, मेरे सुख का क्षण होता क्या? ऐसे बेहया अन्यायी को तुमने बिना दंड दिए ही छोड़ दिया। यह अपराध क्या उसके अपराध से कुछ कम है? मेरा यह दृढ़ विश्वास है मौसी, दंड हम नहीं, स्वयं विधाता देता है। एक न एक दिन इच्छाकृत अपराध का दंड अवश्य मिलता है। तुम्हारे मामा ने भी तुम्हारी कोई मदद नहीं की। मदद मैंने मांगी ही कब थी? बेचारे न जाने कब तक क्लब में बैठे मेरी प्रतीक्षा करते रहे होंगे। पागलों की भांति मैं तेजी से चलती न जाने कितने मोड़ पार कर गई, और अचानक भाग्य ने ही शायद मुझे उस उदार व्यक्ति से टकरा दिया। हाय बेबी कहकर वह मेरा मार्ग अवरुद्ध कर खड़ा हो गया था। मैं कांप गई। उस दैत्याकार नीग्रो का स्याह रंग, मोटे अधरों की विचित्र गढ़न, घुंघराले घने केशों का टोप की आकृति में बना छटाव देख मैंने सहम कर कन्नी काटने की व्यर्थ चेष्टा की। नो नो कहता हुआ वह फिर हंसा। समथिंग रॉन्ग बेबी? 2 ही दिन पहले मामा से इस बदनाम बस्ती की कितनी ही कहानियां सुनी थी। लंदन में अकेली मत निकलना, विशेषकर इन बस्तियों में। उन्होंने मुझे जो कुछ नाम गिनवाए थे, उसी में उस दिन कलेजा कांप गया। मैं वहीं भटक रही थी। उस पर मामा मुझे इन्हीं कृष्ण भुजंग वर्णी चेहरों के प्रति सचेत करने की सीख दी थी। वह फिर पूछने लगा, क्या बात है बेबी, इतनी डरी क्यों लग रही हो? मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए, जीभ तालू से सट गई। कहाँ जाना था क्या मैं जानती थी? चलो मेरे साथ, डरो नहीं। फिर उसने बड़ी दुष्टता से एक आंख मींचकर मुझे आश्वस्त करने की चेष्टा की। आई एम नॉट अ बैड मैन बेबी। अब जब अकेली पड़ी रहती हूँ तो उस दिन को याद कर कपकपी होने लगती है। आश्चर्य भी होता है कि दिन रात अपनी छात्राओं को कभी किसी अनजान व्यक्ति के साथ न जाने की सीख देने वाली मैं कैसे उस अपरिचित हबशी के साथ चुपचाप चली गई। वह मेरे साथ कुछ भी कर सकता था, पर मैं किसी मंत्रमुग्ध डोर में बंधी उसके पीछे पीछे चलने लगी। उसकी लंबी लंबी टांगों के साथ चलने में मुझे एक प्रकार से दौड़ ही लगानी पड़ी थी। स्टेशन पहुंचकर उसी ने टिकट खरीदा। सर्द हवा में कांपती मैं उस अज्ञात व्यक्ति के साथ ट्यूब में बैठी। तीर की तेजी से ट्रेन चली तो मुझे लगा मैं हवा में तैर रही हूँ। एक बार बरेली गई थी गृह विज्ञान की परीक्षा लेने। जिद कर साथ की अध्यापिकाएं मुझे एक अंग्रेजी फिल्म देखने खींच ले गई थी। मेरे जीवन की वह पहली अंग्रेजी फिल्म थी। उसमें एक ऐसा ही दृश्य था जब एक नीग्रो एक युवती को ऐसे ही बहला फुसला कर पाताल रेल यात्रा के बीच उसकी हत्या कर भाग जाता है,
पकड़े जाने पर वह अदालत में कहता है कि वह एक नहीं अनेक युवतियों की हत्या कर चुका है। उनका सर्वनाश कर उनकी हत्या करने में ही उसे परम आनंद आता है। जो नारी एक बार मेरी हो चुकी हो वह किसी अन्य की ना हो। ऐसी निर्लज्ज स्वीकारोक्ति के बाद वह अदालत में ठठाकर हंसता है। उस बीभत्स हंसी ने मुझे कई रातों तक सोने नहीं दिया था। मुझे लगा अंग्रेजी फिल्म का वही हत्यारा आज मुझसे सट कर बैठा वैसी ही योजना बना रहा था। मैं बैठी बैठी थर थर कांप उठी। केवल एक कार्डिगन और शॉल में मुझे ऐसे ठक ठक कांपती देख उसने बड़ी सहानुभूति से मुझे देखा। फीलिंग कोल्ड बेबी? और फिर बिना मेरे उत्तर की प्रतीक्षा किए उठकर उसने अपना लंबा कोट मेरे कंधों पर लपेट दिया। फिर मुझे अपनी दीर्घ बाहों से घेर अपनी सिल सी चौड़ी छाती के पास सटा। अपने कोट के साथ साथ अपने शरीर की गर्माहट मुझ तक पहुंचाकर उसे संतोष नहीं हुआ। किसी पुराने बटवृक्ष की जटिल जटाओं जैसी लंबी पश्मी डारी वाली गुलूबंद को मेरी गर्दन पर लपेट कर वह बोला, घर चलकर गर्म कॉफ़ी पिलाएंगे तुम्हें। तुम हिंदुस्तानी तो बहुत चाय पीते हो ना। गंतव्य स्टेशन आने पर बिजली की गति से खुलते बंद होते ट्यूब द्वारों से उसने मुझे तेजी से निकाल लिया। तभी उसकी दृष्टि मेरी चप्पलों पर पड़ी। बिना जूते मोजे तुम इतनी दूर चली कैसे आई? आई एम सो सॉरी। मैं जानता तो तुम्हें इतनी तेजी से न दौड़ाता, तुम्हें गोद में उठा लेता बेबी। तुम तो इतनी हल्की फुल्की हो। हंसकर उसने फिर काकवत अपनी ग्रीवा बंकिम की। पुअर पुअर चाइल्ड, बड़बड़ाता वह मुझे एक बार फिर अपनी बाहों के घेरे में बांध कंधे से कंधा सटाकर चलने लगा। उसके साथ कई अंधी गलियों को पार कर मैं वृद्ध की हिलती दंत पंक्ति सी जिन खिड़कियों के नीचे खड़ी हुई उसे देखकर लगा मैं एक बार फिर भारत पहुंच गई हूँ। बहुत वर्ष पहले एक बार नानी के साथ उनके भाई के यहाँ कानपुर गई थी। उसी ईदगाह की सकरी सुरंग सी गलियों से घिरे क्या उसी स्लम में पहुंच गई थी। यहाँ ना कोई घंटी थी ना नेम प्लेट। मॉम, उसने द्वार खटखटाया और खट से बिजली जली। मोमबत्ती के से उस मरियल आलोक से शायद दिए की लौ भी अधिक प्रकाश देती। कौन? आर्थर? बुढ़िया ने द्वार खोला और खड़ी ही रह गई। मॉम, यह बेचारी मुझे सड़क पर रोती भागती मिली, मैं साथ ले आया। बहुत अच्छा किया आर्थर। आओ अंदर आओ, मैं तुम्हें गर्म चाय पिलाती हूँ, सारी थकान दूर हो जाएगी। वह मुड़ी और तब ही मैंने देखा वह अंधी है। आर्थर ने बढ़कर उससे मोमबत्ती अपने हाथ में ले ली और दूसरे हाथ से नेत्रहीन माँ का कंधा पकड़कर कमरे में ले गया। पीछे पीछे मैं चल रही थी। जीवन में आज तक अनेक आत्मीय स्वजनों के साथ रही हूँ मौसी, पर विदेश में उस अनजान परिवार ने मेरी बाह उस स्नेह से न गई होती तो मैं शायद उसी दिन ऊब कर आत्महत्या कर लेती, जिस दिन पति गृह से अपमानित होकर इच्छाकृत निर्वासन का वरण किया था। जिसे मैंने दानव समझा था वह देवदूत निकला। उस माँ बेटे की सुशिष्टता का प्रमाण मुझे 2 ही दिन में मिल गया। 2 दिन तक उन्होंने मुझसे एक भी कैफियत नहीं मांगी और न यह पूछा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, और न यह कि मैं क्यों ऐसी हताश होकर सड़क पर भाग रही थी। तीसरे दिन मैंने ही उन्हें सब कुछ बता दिया। उस अंधेरी कोठरी में जहाँ बल्ब सदा किसी मोतियाबिंद से धुंधली आंख सा ही धुंधुआता था, उस नेत्रहीन वृद्धा और किसी निर्दोष दंतहीन शिशु से भोले गृहस्वामी से मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी लज्जास्पद घटना को ज्यों का त्यों सुना गई। सब कुछ सुनकर आर्थर बिना एक शब्द कहे गंभीर मुंह बनाए खिड़की के पास खड़ा होकर न जाने किस सोच में डूब गया। क्या उसके जीवन में भी उसके काले रंग को लेकर कभी ऐसी ही अपमानजनक स्थिति आई थी? क्या उसके सरल प्रेम को भी किसी ने ऐसे ही ठुकराया था? बुढ़िया ने मुझे टटोल कर अपनी छाती पर खींच लिया। यू माय पुअर डार्लिंग, कहती वह रोने लगी। मेरी आंखों में आंसू नहीं थे। परिस्थितियों के आकस्मिक आघात ने मुझे शायद पत्थर बना दिया था। आर्थर किसी कोयले की खान में काम करता था।
दुर्गंध और कालिख से सना जब वह लौटता तो उसकी अंधी माँ को प्रतिदिन यही लगता कि बेटा मौत के मुंह से लौटा है। रोज सिर पर कफन बांधकर खान में उतरता है ऑर्थर। जब तक नहीं आ जाता मैं कांपती रहती हूँ। इसे कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगी? यही तो मेरा सब कुछ है। अंधी तो थी ही बेचारी। पार्किंसन डिजीज से उनका वामांग रह रहकर पीपल के पत्ते सा थर थर कांपता रहता था। जरा सा भी उत्तेजित होती तो कंपन भयावह रूप से बढ़ जाती। ऑर्थर ने माँ के बार बार कहने पर भी विवाह नहीं किया था। उसने विवाह कर लिया तो माँ का क्या होगा? कभी कभी असहाय माँ की विचित्र बीमारी से ऊब कर वह उसे झिड़क देता। क्यों यह सब अपने हाथ से करती हो तुम? एक बार प्लेटें धोने में बुढ़िया के कांपते हाथों से सारी प्लेटें एक साथ गिरकर चकनाचूर हो गई थीं। तुमसे कितनी बार कहा है, आंखें देखती नहीं है, हाथ कांपता है, तो यह सब मत किया करो। झिड़क दी गई अपराधी बालिका सी ही उसकी माँ चुपचाप सिर झुकाए कोने में खड़ी हो गई थी। प्लेट गिरने की आवाज़ सुन मैं कमरे में आई तो ऑर्थर का तमतमाया चेहरा देख मैंने ही टूटे कांच के टुकड़े झाड़ बुहार दिए थे। जब मातृभक्त ऑर्थर ही कभी कभी वृद्धा माँ की छोटी छोटी त्रुटियों पर ऐसे झल्ला उठता था तो क्या पत्नी आने पर धीरे धीरे एक बोझ बनी जा रही सास की अकर्मण्यता को वह सह पाएगी? मुझे अपनी नानी के साथ किया गया बड़ी और मंझली मामियों का दुर्व्यवहार याद हो आया। कितनी बातें सुनाई जाती थी नानी को। तीर से भी तीखे व्यंग्यवाणों को झेलती नानी बार बार आकाश की ओर कांपते हाथ जोड़कर कहती, नारायण उठा लो अब प्रभु, सबकी जिंदगी में जहर घोल रही हूँ, सर्पिणी सी अपनी ही संतान को निगल रही हूँ मैं। वह तो निगल ही रही हैं। बड़ी मामी की तीखी आवाज़ कढ़ाई में छनछनाते बड़ों की छनछन को म्लान करती भीतर चली आई थी। बरसात के दिन और सब गूमूत बिस्तर में ऐसी सड़ांध आ रही है आज उस कमरे से कि लग रहा है मुर्दा सड़ रहा है। अरे कम से कम यही बता दो कि चिलमची लगानी है। 5 महीने का हमारी लक्ष्मी का बेटा तक ऊँ ऊँ कर बता देता है कि कुछ करेगा। वे अपनी पुत्री के संतान की कार्यकुशलता का उदाहरण देती। मेरे एक भी बच्चे ने कभी बिस्तर नहीं भिगोया। एक ये हैं, 80 बरस की हो गई हैं, खाने पीने तक का होश है, पर नरक करेंगी तो ऊँ भी नहीं करेंगी। छी थू। आर्थर की माँ ने ही बताया कि एक बढ़ई की श्वेतांगिनी पुत्री आर्थर के प्रेम में पागल सी हो गई थी। माता पिता से विद्रोह कर वह स्वयं ही उससे विवाह करने लंदन से वहाँ भाग आई थी, पर आर्थर ही उसे फिर उसके घर पहुँचा आया था। कहने लगा, मैंने उसे समझा दिया है, विवाह होगा तो बच्चे भी होंगे, फिर उन्हें स्कूलों में वर्ण विद्वेष की आग में झुलसना होगा। जीवन भर वे उसी कुंठा से दग्ध होते रहेंगे, झुलसते रहेंगे जिससे मैं झुलसा हूँ। क्या तुम्हारे यहाँ भी यह सब कुछ है? अंधी आंखों ने मुझसे पूछा। मैं कैसे कहती, हाँ हमारे यहाँ और भी घृणित ढंग से होता है। काली और गोरी चमड़ी का भेद अब और विकृत हो गया है। अखबारों के विवाह विज्ञापनों में अभी भी कन्या के गौर वर्ण की विशेष मांग की जाती है। हरिजनों को अब भी मशालों सा जलाया जाता है। वर्षों का दासत्व भोग कर भी हम अपनी आत्मा को मुक्त नहीं कर पाए हैं। सफ़ेद चमड़ी को देखने की हमारी विवश दुम अब भी उसी विवशता से हिलने लगती है। गोरी चमड़ी की भाषा, उनकी विकृत संस्कृति, उनकी सभ्यता को पकड़ने हम अब भी ललक कर लपकते हैं। यह वर्ण विद्वेष नहीं तो और क्या है? 7 दिन उसी अंधेरी कोठरी में बिताकर मैं लंदन का वैभव बिना देखे ही भारत लौट आई। दोस्तों, इस भाग की कहानी बस यहीं तक। ऑर्थर को एक महत्वपूर्ण काम सौंप लंदन की कड़वी और कुछ अच्छी यादों को साथ लिए ललती वापस आ गई। आगे क्या हुआ जानने के लिए इसका अंतिम भाग ज़रूर सुनें। फिर मिलते हैं। नमस्कार।